नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण टॉपिक केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में। ठीक है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में देखेंगे। अभी केंद्रीय निर्वाचन आयोग हॉट टॉपिक बना हुआ है देश में, क्योंकि निर्वाचन आयोग पर लगातार विपक्ष हमले कर रहा है। ठीक है, वोट चोरी का, दुनियादारी का, सरकार से सांठगांठ करने का। तो इस तरीके से आप लोग को जानना है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना है। और आज हम लोग इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करेंगे, साथ ही साथ केंद्रीय निर्वाचन आयोग के सारे फैक्ट को, सारे थ्योरी पोर्शन को भी यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे केंद्रीय निर्वाचन आयोग से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल को देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ते हैं हम लोग। तो ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग देखोगे तो भाग 15 के अंतर्गत आता है, संविधान के भाग 15 के अंतर्गत आता है, याद रख लेना, संविधान के भाग 15 के अंतर्गत। और कितने से कितने आर्टिकल के बीच, तो 324 से 329 केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में है। निर्वाचन आयोग याद रख लेना, उसमें आपका पूरा पढ़ना है। ठीक है, 24 से 29। अब इसमें आर्टिकल नंबर 324 324 क्या बोलता है, तो चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है। चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है। याद रख लेना, कौन सा आर्टिकल, 324। ओके, चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होगा, याद रख लेना। आर्टिकल नंबर 325 325 क्या बोलता है, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान। तो ये क्या बोल रहा है, धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची से हटा नहीं सकते, उसको मतदान करने से आपका वंचित नहीं कर सकते। ये क्या बता रहा है, 325 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको स्टार लगा लो, 3 स्टार दे रहा हूं मैं। आर्टिकल नंबर 326 326 देखोगे तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। वयस्क मताधिकार मतलब 18+, 18 ईयर। ठीक है, 18 ईयर। ओके, याद रख लेना, 18 वर्ष। तो लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होंगे वो वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल नंबर 326। आर्टिकल नंबर 327 देखोगे तो विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति कि विधानसभा किस पद्धति से होगी, इस पर पावर देने की शक्ति, पावर किसको है, ये संसद को है, याद रख लेना। 328 देखोगे, आर्टिकल नंबर 328, ऐसे विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य के विधानमंडल की शक्ति। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल की शक्ति चुनाव के संबंध में, इसको भी बताया गया 328 में। 329 देखोगे, 329 तो 329 चुनावी मामलों में अदालत के हस्तक्षेप पर रोक लगाया गया है। चुनावी मामलों में अदालत के हस्तक्षेप पर रोक लगाया गया है, ये आपको जानना है। ठीक है, तो इतना आपको याद करिए आप। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 324 से 329 संविधान के भाग 15 के अधीन, ये आपको जानना है। 324 चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण ये चुनाव आयोग में निहित होगा। 25 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी को मतदान से वंचित नहीं कर सकते। 26 लोकसभा और राज्यों के विधानमंडल के चुनाव वयस्क मताधिकार पर होंगे। ये तीनों तो इंपॉर्टेंट है, ये इधर भूल जाओगे तो पर भी चलेगा। संसद की शक्ति, विधानमंडल के चुनाव कैसे होंगे विधानसभाओं के, उस पर ये 327 में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने,
पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने, हु वाज एसोसिएटेड विथ दिनेश गोस्वामी कमिटी? दिनेश गोस्वामी कमिटी, बताइए दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है इसमें? तो निर्वाचन सुधारों से, निर्वाचन सुधारों से। बी इज द राइट आंसर, ये आपको जानना है। निर्वाचन पढ़ रहे हैं तो निर्वाचन यहां पर तो आराम से जान जाते हैं आप। निर्वाचन सुधारों का संबंध कौन सी कमेटी का है? आप देखोगे तो दिनेश गोस्वामी समिति, ये आपको याद रख लेना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर। देखिए यहां पर चुनाव सुधार समिति, चुनाव सुधार समिति देखोगे तो कौन कौन सी समिति अभी तक गठित हुआ है चुनाव सुधार से संबंधित? आंख में कुछ पड़ गया जी। चलिए तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, के संथानम समिति, टी.एन. शेषन समिति, इंद्रजीत सेन गुप्ता समिति, एम.एस. गिल समिति, इसको याद कर लेना। ये सभी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। तो तारकुंडे याद रख लेना 74-75 में, दिनेश गोस्वामी 90 में, के संथानम, टी.एन. शेषन समिति, इंद्रजीत सेन गुप्ता याद रख लेना 98 में, एम.एस. गिल समिति। ये 6 समितियों के नाम याद रख लेना। और पूछ लेगा चुनाव सुधार समितियों से इनमें से कौन शामिल नहीं है? इसमें से 3 देगा, एक अलग से कोई कमेटी का नाम दे देगा जो इससे संबंधित नहीं है और उसको छांटने पूछ देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC ऑफ इंडिया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है? तो याद रख लेना प्रधानमंत्री गलत हो जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गलत हो जाएगा। याद रख लेना भारत के राष्ट्रपति ये होंगे, भारत के राष्ट्रपति, ये सही आंसर है। सी इज द राइट आंसर। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रख लेना। ठीक, तो अब देख लेते हैं हम लोग इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल? 324, जिसमें बताया गया है कि चुनाव आयोग के अंदर ही, उस पर ही निहित होगा चुनाव का अधीक्षण, उसका निर्देशन, उसका नियंत्रण, ये बताया गया। तो चुनाव आयोग कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? 324, 324 के अंतर्गत। इसकी स्ट्रक्चर देखें तो संसद द्वारा निर्धारित होगा इसका स्ट्रक्चर। अभी वर्तमान में देखें तो एक CEC होगा आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 उसके एडिशनल सदस्य होंगे, ठीक है, सहायक। ओके, ये आपको याद रख लेना। तो कितने लोग हैं अभी? 3 लोग हैं। इसका नियुक्ति देखोगे तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यही क्वेश्चन में पूछा गया है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। इनका टेन्योर देखेंगे, कार्यकाल देखेंगे तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो, और सदस्यों का कार्यकाल आपका अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष, याद रख लेना। तो 3 लोग रहते हैं। तो इसका है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए। अगर 65 वर्ष हुआ नहीं है, 6 वर्ष हो गया तो हटना पड़ेगा। अगर 6 वर्ष हुआ नहीं है, 65 वर्ष हो गया तो वो हटना पड़ेगा। इसी तरीके से ये अन्य सदस्य जो आपका अन्य निर्वाचन आयुक्त कहलाते हैं, इनका देखोगे तो 6 वर्ष और 62 वर्ष जो पहले हो, ठीक है, याद रख लेना। अब ये लोग रिजाइन किसके पास करेंगे? ये 3 लोग हैं। अगर इन लोग को मतलब नहीं रहना है पोस्ट में तो रिजाइन किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को, त्यागपत्र राष्ट्रपति को। इनकी पदमुक्ति, अगर वो रिजाइन नहीं कर रहे हैं लेकिन कुछ गलत कर रहे हैं, तब उनको रिमूव भी किया जा सकता है। कैसे? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस तरीके से हटाया जाता है उसी तरीके से इनको भी हटाया जाएगा, ये आपको याद रख लेना है। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहमति के बिना अन्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं हटा सकता। तो जब इनको हटाना है तो इनकी सहमति जरूरी है, याद रख लेना। और इनके लिए तो न्यायाधीश के तहत है, ठीक। तो ये आपको जान लेना। कार्य क्या है?
जो चुनाव से संबंधित व्यवस्था करना निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है। मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव कराना, उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट जारी करना, आचार संहिता, दुनियादारी, ये सब तो यही है। जैसे कि आप देखोगे तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग देखोगे तो क्या क्या का चुनाव कराएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, आपका विधानसभा, विधान परिषद, इनके लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना इनका प्रमुख कार्य है। चुनावी तिथियों का निर्धारण करना, जैसा कि अभी बिहार में चुनावी तिथि जारी किया गया है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया गया है, याद रख लेना। चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन करना, सीमांकन करना, इसके लिए गठित किया जाता है परिसीमन आयोग, याद रख लेना, परिसीमन आयोग। तो परिसीमन करने के लिए एक आयोग बना दिया गया, परिसीमन आयोग, याद रख लेना। मतदाता सूची तैयार करना, 18 वर्ष से जितने भी ऊपर के या 18 वर्ष हो चुके व्यक्ति हैं उनको मतदाता सूची में शामिल करना, तो वो समय समय पर कराते रहते हैं, ठीक है, चुनाव से पहले तो करा ही लेते हैं। राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना, कोई पार्टी बना रहा है, कोई बीएसपी बनाया, कोई बीजेपी बनाया, कोई आम आदमी पार्टी, अभी जन सुराज पार्टी बना नया बिहार में, तो उनको क्या करा, उनका रजिस्ट्रीकरण होना चाहिए ना, पंजीकरण होना चाहिए ना, रजिस्टर होना चाहिए ना, तब तो वो उनको सिंबल मिलता है जी। चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा, राष्ट्रीय कोई दल, कोई पार्टी बना वो राष्ट्रीय दल कहलाता है। कई ठो पार्टी आप सुने होंगे, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसी तरीके से आप छत्तीसगढ़ में भी देखोगे तो जनता कांग्रेस है ना, जनता कांग्रेस जोगी वाला, अजीत जोगी वाला, वो क्षेत्रीय पार्टी है। तो इस तरीके से कोई पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी कैसे बोला जाता है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, उनको कैसे दर्जा मिलता है। कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता लागू करना, ये आपको याद रख लेना है, तो ठीक है। कार्यकाल जान गए, सीईसी का आपका 665, अन्य का 662, याद रख लेना, ठीक है। हटाएंगे कैसे, तो न्यायाधीश के समान ही इनका रिमूवल का प्रक्रिया चलता है। न्यायाधीश पढ़ते हो तो आप सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का मैं लेक्चर डाल दिया हूँ, वहां पर जाकर के पूरा पढ़ सकते हो, वहां पर समझा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। कितने लोग रहेंगे, 3 लोग, एक सीईसी और 2 अन्य, याद रख लेना, ठीक है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को, अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, देखते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष, 65 वर्ष, 6 वर्ष, 65 वर्ष, ये है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोल रहा है, एकदम सही है, अभी बताए हैं। एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित तो क्या बोल रहे हैं, एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को अपना स्वयं का हस्ताक्षर किया हुआ त्यागपत्र जारी कर सकता है। तो ये बोल रहा है जो 1+2 रहते हैं ना, तो ये 2 किसको रिजाइन पत्र देगा, इसको बोल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ये भी किसको देंगे, राष्ट्रपति को ही देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ये आपका सही हो जाएगा, एक न्यायाधीश के समान, इसी कारण न्यायाधीश के समान प्रक्रिया भी लगती है, वेतन भी न्यायाधीश के समान मिलेगा, ये भी सही है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही कथन होगा, 1 और 2 सही कथन होगा, समझ आ रहा है ना, 1 और 2 सही कथन होगा, ओके। तो इसका आंसर देखो, न्यायाधीश के समान वेतन तो ठीक है, एकदम सही है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 6 वर्ष 65 वर्ष एकदम सही है, अभी देखे हैं। अन्य का 6 वर्ष 62 वर्ष है, और ये बोल रहा है रिजाइन को किसको दिया जाता है, सीसी भी देगा और अन्य भी जो निर्वाचन आयुक्त तो वो भी राष्ट्रपति को ही देंगे, याद रख लेना। तो यहाँ पर ये लोग मुख्य चुनाव आयुक्त को बोल रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए 1 और 2 सही। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप लोग,
यहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड, कैसे रिमूव्ड होगा? तो मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा रिमूव्ड होगा, ये भी गलत हो जाएगा। मैं बोला जब रिमूव करना होता है तो न्यायाधीश जैसी प्रक्रिया यहां पर लगाना पड़ता है, न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रक्रिया लगाना पड़ता है वही लगाना पड़ता है, ना कि राष्ट्रपति रिमूव कर देता है। राष्ट्रपति उसको रिमूव नहीं कर सकता, याद रख लेना, ठीक है। मंत्रिमंडल प्रस्ताव द्वारा, मंत्रिमंडल से नहीं होगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर, याद रख लेना, संसद के दोनों सदन के सदस्य के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो यही प्रक्रिया न्यायाधीश की भी लगती है और यही प्रक्रिया आपका निर्वाचन आयुक्त का भी लगता है, याद कर लेना। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। चलिए देखिए यहां पर बताया गया है, भारतीय संविधान में वर्णित मुख्य चुनाव आयुक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यता रखते हैं, ठीक है। इस कारण उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वर्णित 124(4) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया बताया गया है। उसी तरीके से सीसी का आपका देखोगे तो दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार या असमर्थता के आधार पर, याद रख लेना, ठीक है। तो कैसे हटता है समझ गए? न्यायाधीश का 124(4) में बताया गया है और इसमें याद रख लेना, ठीक। हु डिसाइड्स ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन डिस्प्यूट ऑफ एमपीस, डिस्क्वालिफिकेशन डिस्प्यूट्स ऑफ एमपीस, चलिए बताइए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? तो डिस्क्वालिफिकेशन डिस्प्यूट्स एमपी का है ना, सांसदों के अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय लेता है? तो याद रख लेना, राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं, लेकिन किसके सलाह पर? निर्वाचन आयोग के सलाह पर लेते हैं, याद रख लेना, ठीक। एमपी का अयोग्यता या योग्यता के बारे में कोई भी विवाद आता है तो राष्ट्रपति निर्णय लेगा, लेकिन निर्वाचन आयोग के परामर्श से लेगा। और अगर दल बदल के आधार पर लेना है, दल बदल के आधार पर अयोग्य या योग्य बताना है तो वो स्पीकर लेगा, ठीक है। लोकसभा में लोकसभा का स्पीकर इसका निर्णय लेता है। बाकी क्वालिफिकेशंस के आधार पर पूछा जाए, राष्ट्रपति लेगा, है ना। तो केवल राष्ट्रपति को नहीं मार सकते, क्योंकि राष्ट्रपति केवल अकेले नहीं ले सकता, ये निर्वाचन आयोग के परामर्श से लेता है। इस कारण इसका आंसर डी होगा, डी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अकेले निर्वाचन आयोग ले सकता है। बात समझ आ रही है? ओके, समझ आ रहा है ना, एकदम समझना है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्टोरल सिस्टम्स हैव बीन एक्सेप्टेड इन इंडिया, एक्सेप्टेड इन इंडिया, निर्वाचन प्रणाली भारत में स्वीकार की गई है, कौन सी? तो देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं कौन सा होगा इसका आंसर। वयस्क मताधिकार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, बिल्कुल सही है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय, राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसी आधार पर। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली नहीं है, याद रख लेना। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली, गलत। तो 1 और 2 दोनों सही आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। सीजीपीएससी एडीपी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, आप लोग को जानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कार्य बताना है, कार्य बताना है। तो कार्य बताइए, इसका कार्य क्या हो जाएगा जी? कार्य क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। तो देखिए, संसद व राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव करवाना, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की चुनाव कराना, बिल्कुल सही है।
किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति, राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति ये नहीं करता भाई, राज्यपाल करता है। निर्वाचन सूची तैयार करना, निर्देशन ये सही है। तो 1 2 4 होगा, ये तो गलत है। ठीक है, आपातकाल लगाने की जो आपातकाल 3 प्रकार के इमरजेंसी उपबंध देखेंगे, अभी पढ़ेंगे उसको भी। तो उसमें आप राष्ट्रीय आपातकाल, आपका संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, ये राष्ट्रपति शासन संवैधानिक आपातकाल के बारे में है, जिसमें निर्वाचन आयोग की संस्तुति की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस कारण इसका आंसर 1 2 और 4 होगा। आपका बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, सही उत्तर बताना था, है ना, ये सब जानना है। कार्य को पूछा गया है, क्या क्या कार्य करता है। तो शुरू में देखे थे जब निर्वाचन आयोग में बताया 324, तो उसी में हम लोग पूरा कार्य को भी देखे हैं, वहां से क्वेश्चन बन जाता। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जब जब आपको क्या करना है, कोई भी एक्सप्लेनेशन दिया है उसको पूरा याद करना है। देखिए, चुनाव प्रबंधन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, चुनावों का पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करना, मतदाता सूची तैयार करना, लोकसभा राज्य विधानसभाओं के लिए मतदाता सूची, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, आदर्श आचार संहिता लागू करना, ये सब इसके कार्य है, ये सब इसके कार्य है। शुरू में भी इसको बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहां पर यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि, मतलब डिपॉजिट ना, जमानत राशि खो देता है, तो उसका अर्थ क्या है। जमानत राशि खो देता है, उसका अर्थ क्या है, ये बताना है। चलिए देख लेते हैं। मतलब मतदान बहुत कम हुआ है, ये गलत हो जाएगा। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, क्या बोल रहे हैं एक बार फिर से। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित, अगर निर्वाचित घोषित हो गया, जीत गया है, जीत गया है, जीत होने वाला प्रत्याशी जीता है, लेकिन जमानत राशि खो चुका, जमानत राशि खो चुका, जमानत राशि खत्म हो गया। तो जीता है और उसके बाद भी जमानत राशि के लिए क्या चाहिए, 1/6% आपका वोट चाहिए होता है। तो अगर वहां पर 1/6 से कम वोट पाकर भी वो जीत गया है, बात समझ रहे हो, ऐसी स्थिति कब होगी, ऐसी स्थिति तभी होगी जब वहां पर लड़ने वाले जो उम्मीदवार हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो मतदान बहुत कम हुआ है, ये गलत। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था, ये गलत। निर्वाचित प्रत्याशी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम था, ये गलत। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी, इसी कारण वोट सब में थोड़ा थोड़ा बढ़ गया, और थोड़ा थोड़ा बढ़ गया। तो इसमें हमारे में जीतने के लिए क्या है, फर्स्ट पोस्ट ऑफ दी पास्ट सिस्टम, है ना, है ना। तो ये आपको याद रख लेना है। तो इसी कारण आप देखोगे तो प्रत्याशियों की संख्या अधिक थी, तो यहां पर वोट 1/6 से भी कम मिलकर भी जीत गया। लेकिन जमानत राशि को प्राप्त करने के लिए 1/6 प्राप्त करना है, तो वो कंडीशन पूरा नहीं हुआ, लेकिन जीत हो गया, ये कंडीशन है। ये क्यों होगा, जब निर्वाचन लड़ने वालों की संख्या ज्यादा है। देखिए, लोकसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के लिए 25,000 रुपये लगता है, SC/ST के लिए 12,500 रुपये, इसका आधा 50% लगता है जमानत राशि। विधानसभा चुनाव में देखो कि सामान्य वर्ग के लिए 10,000 रुपये, SC/ST के लिए 5,000 रुपये। ये आपको जमानत राशि बचाना है, तो 1/6 भाग वोट प्राप्त करना है वैध मत का, कुल वैध मत का 1/6 भाग वोट प्राप्त करना है। लेकिन वो व्यक्ति जो जीता वो 6 भाग भी नहीं प्राप्त कर लिया और खुद में जीत गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर उम्मीदवार संख्या बढ़ गया था, तो वोट थोड़ा थोड़ा बढ़ गया सब में। समझ आ रही जी, समझ आ रहा है कि नहीं बताइए, आपको क्लियर रहना है। चलिए
ओके। चलिए, A party can be recognized as a state party only if राज्य पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है जब किसी पार्टी को राज्य पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है जब, अब इसमें बताया गया है वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो, वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में 2 सीट जीत पाई हो, वह संबंधित राज्य के किसी आम लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मत का 4% प्राप्त किया हो, वह संबंधित राज्य के किसी आम लोकसभा चुनाव में पड़े कुल 6% प्राप्त किया हो। ये सब गलत है, ये सब गलत है। राज्य पार्टी के लिए बोल रहा है तो इनमें से कोई नहीं होगा आंसर, डी इज द राइट आंसर। और यहां पर देखिए, राष्ट्रीय दल होने के लिए और राज्य पार्टी होने के लिए क्या क्या यहाँ पर प्रावधान क्या क्या होना चाहिए ये बताया गया। तो राजकीय स्तर का पार्टी बनना है ना, तो क्या होना चाहिए, 3 कंडीशन इसके लिए बताए गए हैं राजकीय पार्टी के लिए। ठीक है, कोई दल को राजकीय दल का दर्जा मिलना है तो उसके लिए 3 कंडीशन, 1 2 3। यदि वह अपने राज्य के वैध मतों का 6% वोट, वैध मतों का 6% वोट हासिल करे, वह उसे राज्य से 2 विधानसभा सीट जीते। एक तो 6% वोट चाहिए प्लस 2 सीट चाहिए, एक कंडीशन। ठीक है, 6% वोट 2 सीट। यदि वह अपने राज्य में लोकसभा चुनाव के कुल, राज्य में ही ना लोकसभा चुनाव है लेकिन अपने राज्य में लोकसभा चुनाव के कुल वैध मतों का 6% व कम से कम 1 सीट, इसमें लोकसभा वाले में 6% प्लस 1 सीट, कम से कम 1 सीट अपने राज्य में ही ना, याद रख लेना। यदि वह अपने राज्य की विधानसभा चुनाव, ठीक, विधानसभा चुनाव के कुल स्थानों का 3% या 3 सीट, दोनों में से एक हो सकता है, तो इसमें बताया गया 3% हासिल कर ले या तो 3 सीट हासिल कर ले, उसको राजकीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। राजकीय पार्टी, 3 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या बोलता है, या तो 6% वोट हासिल कर ले कुल वैध मत का और 2 सीट प्राप्त कर ले विधान आपका राजकीय दल के लिए। ठीक, ये आपको बताया गया है। दूसरा चीज, लोकसभा का चुनाव है तो 6% वोट कर ले या 1 सीट कर ले, एक ठो एमपी बन जाए तब राजकीय दल। या अगर ये देखोगे तीसरा विधानसभा का चुनाव है तो 3% वोट या तो 3 सीट, दोनों में से कोई भी प्राप्त करे, राजकीय दल का दर्जा मिल जाएगा। ये 3 कंडीशन बताया गया। अब किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा कैसे मिलता है, राष्ट्रीय दल का, तो इसके भी 3 कंडीशन बताए गए हैं, 1 2 3, 1 2 3 याद रख लेना। पहला कंडीशन देखोगे है ना, राष्ट्रीय दल का, ठीक, अभी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला कुछ साल पहले, है ना, तो उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्य में गत लोकसभा चुनाव या उन राज्यों के विधानसभा चुनावों में पड़े कुल वैध मत का कम से कम 6%, ठीक है, और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीट प्राप्त होना चाहिए, 4 लोकसभा सीट प्राप्त होना चाहिए, ये आपको याद रख लेना। ओके, 6%, पहला क्या बोलता है, 6% वोट 4 राज्यों में ना, ऐसा नहीं कि 4 राज्यों में, ये इसलिए मैं यहां पर को किया, 4 राज्यों में 6% वोट प्लस कम से कम 4 लोकसभा सीट एमपी, एक कंडीशन बताया गया, एक कंडीशन।
चार या अधिक राज्यों में 6% वोट प्लस 4 एमपी। ऐसा नहीं कि एक राज्य में आपका होल्ड है, वहां पर आप सरकार हो और दूसरे राज्यों में आपका कुछ नहीं है, तो आप राष्ट्रीय पार्टी नहीं कहलाओगे, याद रख लीजिए। दूसरा कंडीशन क्या है, उस दल को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीट प्राप्त हो, है ना, तथा ये सदन कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हो, सदस्य 3 राज्यों से। जैसे कि यहां पर 545 सीट के लिए, कुल लोकसभा सीट 545 है, 545 के लिए चुनाव होता है, 545 का कम से कम 2% सीट प्राप्त होना चाहिए। 2% मतलब इसका 2% निकालो, जितना भी आए, ठीक है, 2% निकालो, ओके, 2% 100 करके, और जो सीट आएगा XYZ वो कितने राज्य से होना चाहिए, कम से कम 3 राज्य से होना चाहिए, अलग अलग 3 राज्य से, जो सीट आएगा वो अलग अलग 3 राज्य से होना चाहिए, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन, वह दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। या तो वो लोकसभा वाला ये चुनाव में नहीं कर पा रहा है, तो 4 छोटे छोटे या अलग अलग राज्यों में अगर उसको राजकीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है तो भी वो राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगा। ये 3 कंडीशन इसमें बताए गए हैं राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए, याद रख लेना। 3 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, इसको रट के याद करो, कैसे भी याद करो, लेकिन पूरा याद करना है, ठीक है, तभी आपका होगा। यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, मैं कंप्लीट पढ़ा रहा हूं, कंप्लीट। आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित कोई भी फैक्ट यहां से छूटेगा नहीं। चलिए, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आ जाते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया गया। भारत के निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष। ये रिपीट है क्या? ये रिपीट है, ये रिपीट क्वेश्चन है ना, ये रिपीट क्वेश्चन है, आप लोग को जानना है, ओके। ये 6 वर्ष 65 वर्ष और आपका ये रिपीट करो, ये गलत है, 1 2 वाला, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, रिपीट है उसको छोड़ देते हैं, इसमें आ जाते हैं, चलिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड असेंबली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों, 44 सीटें अनुसूचित जनजाति, 84 SC के लिए, 44 ST के लिए, ये बोल रहा है, जो गलत है, क्योंकि ये 44 नहीं है, ये 46 है। किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है, तो ये सही है, परिसीमन आयोग द्वारा। परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और 3 गलत, 2 सही, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, 2 सही, सी इज द राइट आंसर। देखिए, CGPSC प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए, अब यहां पर परिसीमन आयोग को पढ़ लेते हैं। निर्वाचन आयोग पढ़ लिए, राजनीतिक दल वाला पढ़ लिए, आपका राजकीय पार्टी का दर्जा, आपका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। अब हम लोग देख लेते हैं परिसीमन आयोग, ठीक, और उससे संबंधित पहले आर्टिकल देख चुके हैं। तो परिसीमन आयोग देखोगे, ये आर्टिकल नंबर 82 में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 82 में परिसीमन डेलिमिटेशन कमीशन का उल्लेख है 82 में, ठीक। इस आयोग को गठित कौन करता है? तो संसद करता है। इस परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? तो संसद करता है, ठीक है। ये प्रत्येक जनगणना के बाद देखोगे तो गठित होता है संसद द्वारा। परिसीमन आयोग विगत जनगणना के आधार पर
चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना। परिसीमा, तो सीमा के लिए कौन सा क्षेत्र किस विधानसभा में आएगा, किस लोकसभा में क्षेत्र में आएगा, इसका निर्धारण परिसीमन आयोग करेगा। यह आयोग एक शक्तिशाली संस्था है जिसके आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती। ये कर दिया तो कर दिया, इसको चुनौती नहीं दिया जा सकता है कोर्ट में, याद रख लेना, ठीक है। अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। कब, कितने बार? 4 बार, है ना। 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। इसके कार्य देख लेते हैं, और 4 बार कौन कौन सा देखोगे तो 1952 में एक बार, 1962 में एक बार, 1973 में और 2002 में 4 बार हुआ। 4 बार परिसीमन आयोग 1952, परिसीमन आयोग 1962, परिसीमन आयोग 1973, परिसीमन आयोग 2002, याद रख लेना 4 बार। इसके कार्य देखेंगे, कार्य याद रख लो, कार्य को देखना है हम लोग को। तो प्रत्येक जनगणना के आधार पर भारत के सभी लोकसभा, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र की सीमा क्या करता है? पुनर्निर्धारित करता है। सीमाओं के पुनर्निर्धारण में राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या स्थिर रखना, कोई परिवर्तन न करना। जनगणना के अनुसार SC/ST विधानसभा सीटों का निर्धारण करना। परिसीमन आयोग के कार्य सरकार पर बाध्यकारी होते हैं, याद रख लेना, बाध्यकारी होते हैं सरकार पर। सरकार उसको मानेगा नहीं मानेगा ऐसा वाला नहीं है, बाध्यकारी है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, सरकार पर बाध्यकारी होते हैं। तो बहुत शक्तिशाली है, इसको चैलेंज भी नहीं कर सकते कोर्ट में, सरकार मानने के लिए बाध्य है। मतलब कितना शक्तिशाली है परिसीमन आयोग, समझ सकते हो। 4 बार गठित हुआ है, संसद गठित करता है, जनगणना के बाद गठित करता है, ठीक है। ये सीमा निर्धारित करता है, बस। कौन सा आर्टिकल? 82, परिसीमन आयोग। इसके स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर देख लो। 47 ST की संख्या कितना बताया मैं? 47 ना, 47 रहेगा, ठीक। ये आपको जानना है। परिसीमन आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है, ठीक है। अवकाश प्राप्त, जो क्या कर लिया है? रिटायर हो चुका है, ऐसे न्यायाधीश द्वारा। इसके अतिरिक्त कौन कौन सदस्य इसमें शामिल होंगे? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा कोई नामित व्यक्ति होगा। संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त, मान लीजिए छत्तीसगढ़ का परिसीमा, आपका सीमा का निर्धारण होना है, तो छत्तीसगढ़ के जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो शामिल होंगे। वैसे ही सहयोगी सदस्य के रूप में, एसोसिएट मेंबर के रूप में देखोगे तो प्रत्येक राज्य से 10 सदस्य, जिनमें से 5 लोकसभा के सदस्य और 5 संबंधित राज्य विधानसभा के सदस्य होंगे। 10 सदस्य होंगे। जैसे छत्तीसगढ़ का 10 सदस्य लेना है तो 5 लोकसभा और 5 विधानसभा, ये आपको जानना है। सहयोगी सदस्यों को लोकसभा स्पीकर तथा राज्यों के विधानसभा स्पीकर द्वारा नामित किया जाता है। अब जो लोकसभा के हैं वो लोकसभा स्पीकर नॉमिनेट करेगा, राज्य के हैं राज्यसभा के विधानसभा स्पीकर, विधानसभा के राज्य के जो विधानसभा है उसके स्पीकर उसको नॉमिनेट करेगा, याद रख लेना। SC का देखोगे तो आरक्षित सीट पहले 79 और 41 था, अब बढ़ के 84 हो गया और 47 हो गया, टोटल 412। अनारक्षित 412, अनारक्षित टोटल 412। ये आपका SC ए हो गया ST। वहां पर कितना लिखा है जी? क्वेश्चन में कितना लिखा है देख लीजिए, इसको 44 लिखा है, ये 47 है, याद रख लेना। 47 ना, मैं गलती से 46 बोल डाला था, आंख में कुछ हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट। कौन कौन रहेंगे स्ट्रक्चर में, संरचना में, ये समझ आ गया। एक तो परिसीमन आयोग, फिर उसमें रहेगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उसके द्वारा नॉमिनेट किया गया कोई व्यक्ति। उसके बाद राज्यों के निर्वाचन आयुक्त रहेंगे,
फिर अन्य सहयोगी सदस्य जिसमें राज्यों से 10-10 लोग, प्रत्येक राज्य से 10 लोग एमपी और एमएलए लोग रहेंगे। ठीक है, ये जान लेना। कितना? 84 एससी, 47 एसटी और 412 अनारक्षित। ओबीसी नहीं होता, वो लोग अनारक्षित में पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाइज इन इंडिया। एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉज अप्लाइज इन इंडिया। अब बताना है आप लोग को। तो भारत में दल बदल विरोधी कानून लागू होता है लोकसभा पर, लोकसभा पर थोड़ी ना होगा, संसद पर होता है। ठीक है, विधानमंडल पर बिल्कुल होगा, और स्थानीय नगरी ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आप ग्राम पंचायत का पंचायत चुनाव लड़ते हो, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत या नगर पालिका या मेयर, ये सब का, तो यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता। लोकसभा पर नहीं, संसद पर, और संसद में दोनों आते हैं, लोकसभा मेंबर और राज्यसभा मेंबर। ठीक है, ये आपको याद रख लेना। लोकसभा पर नहीं, लोकसभा के सदस्यों पर। तो लोकसभा के सदस्य संसद होते हैं, संसद पर लगता है, लोकसभा पर नहीं। तो इसका आंसर 2 और 3 होगा, और बाकी तो गलत। बी इज द राइट आंसर। सेट पॉलिटिकल साइंस 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। बात समझ आ रही है? बी इज द राइट आंसर। दल बदल कानून को भी यहां पर देख लीजिए, मैं कंप्लीट पढ़ा रहा हूं, कंप्लीट, कुछ भी छूट जाए तो बता देना। कंप्लीट ना, दल बदल विरोधी कानून क्या होता है, यहां पर पूरा डिटेल है। बात समझ आ रही है? पूरा डिटेल, दल बदल कानून। ओके, कोई दिक्कत? तो इसमें देखोगे तो दल बदल विरोधी कानून संसद और विधानसभा सदस्यों को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होने पर दंडित करता है। मान लीजिए आप जीत कर आए हो कांग्रेस से और चले गए बीजेपी में, तो वहां पर दंडित करने का प्रावधान है, लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। ठीक है, इसको 1967 में शुरू किया गया। आम चुनाव के बाद विधायक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चले जाते थे, इससे सरकार गिर जाती थी, और इसी कारण इस कानून को लाया गया, दल विरोधी कानून। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून। इसके लिए संवैधानिक प्रावधान देखोगे तो 10वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची में हम लोग पढ़े हैं। 8 अनुसूची पहले था, फिर 9, 10, 11, 12 को बाद में जोड़ा गया। तो इसके लिए 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान किया गया, जो 52वें संविधान संशोधन आपका 1985 के माध्यम से। ठीक है, अयोग्यता या निर्भरता के आधार क्या होंगे? स्वेच्छा से अपनी सदस्यता का त्याग करना, राजनीतिक दल के निर्देश की अवज्ञा करना, चुनाव के बाद दूसरे दल में चले जाना, एक मनोनीत सदस्य, जो नॉमिनेट किया गया सदस्य विधायक बनने की तिथि से 6 माह, याद कर लेना, यही कंडीशन इंपॉर्टेंट है। कोई भी नॉमिनेट किया गया सदस्य है, उसको जो विधायक बना उस तिथि से 6 माह के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वो अयोग्य साबित होगा। शुरू में ही जा सकता है लेकिन बाद में नहीं, याद रख लेना। एक तिथि से 6 माह के बाद। ओके, और देख लो, अपवाद देख लो, लोकसभा राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी, इस पर दल बदल का कानून नहीं लगेगा। एक सदस्य जो विलय के कारण पार्टी छोड़ता है 2/3 सदस्यों द्वारा सहमति से, मान लीजिए कोई पार्टी है जिसमें कितने मेंबर हैं, 90 मेंबर हैं टोटल, एक पार्टी में 90 हैं टोटल ना, उस 90 में से सीधा 60 लोग किसी पार्टी दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं, तो यहां पर दल बदल कानून नहीं लगता और इनकी सदस्यता खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये 2/3 सदस्यों के द्वारा जा सकता है दूसरे पार्टी में, ये बताया गया है। पीठासीन अधिकारी पर नहीं लगता दल बदल,
और 2/3 सदस्यों के बहुमत से अगर दूसरे पार्टी में आप जाओगे तो वहां पर दल बदल कानून नहीं लगता। जैसे कि आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले सकते हो, वहां पर शिवसेना टूट गई, और शिवसेना टूट गई तो जो उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना थी वो उसके पास 2/3 से कम सदस्य, 1/3 से भी कम सदस्य रह गए, और शिंदे गुट के साथ शिवसेना के ही 2/3 से अधिक सदस्य दूसरे पार्टी में जाने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन वो लोग गए नहीं दूसरे पार्टी में, याद कर लेना, ठीक है। वो लोग इतने सदस्य थे तो वो लोग क्या बोले कि असली पार्टी तो हम हैं, हम ज्यादा मेंबर हैं तो हमारे पार्टी हुआ ना, किसी एक का पार्टी थोड़ी न होता है। इस तरीके से उन्होंने शिवसेना को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। अगर वो दूसरे पार्टी ज्वाइन भी कर लेते तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती, क्योंकि वो 2/3 के साथ में थे। इस तरीके से होता है, ठीक है, ये आपको जान लेना। इसके बाद देखोगे तो एक नोट देख लीजिए यहां पर, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, ठीक, इसने कानून की नजर में वैधता के लिए यह अनिवार्य किया कि किसी दल के कम से कम 2/3 निर्वाचित सदस्य अन्य किसी दल में विलय के पक्ष में होने चाहिए। यही बता रहा है। ये 2/3 वाला कौन से कब जुड़ा, तो 2003 में 91वां संविधान संशोधन के आधार पर। निर्णय लेने के अधिक प्राधिकार देखोगे तो इस पर दल बदल के आधार पर कोई सदस्य अयोग्य है या योग्य है, इस पर निर्णय लेने का अधिकार किसका होता है, तो सदन के अध्यक्ष या सभापति। विधानसभा का है तो विधानसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का है तो लोकसभा का अध्यक्ष, अगर राज्यसभा या आपका विधान परिषद का है तो उसका चेयरमैन सभापति, याद रख लेना। यहां पर देखोगे तो यहां पर एक वाद चला था कि हो तो होलोहन बनाम, ये सही है ना, कि हो तो होलोहन बनाम जाचिल्लू और अन्य वाद 1992। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे लोकसभा या राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी के विवेक पर निर्भर करते हैं, लेकिन न्यायिक समीक्षा के अधीन है। इस पर आपका देखो, कोई भी सदस्य दल बदल के आधार पर योग्य होगा अयोग्य होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, सभापति या अध्यक्ष पर निर्भर करेगा। लेकिन इसको कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है, न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू उस पर हो सकता है। इस तरीके से दल बदल कानून को जानना है। बात समझ आई? कब शुरू हुआ? 1967 में 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? क्योंकि लोग एक पार्टी से चुन कर आते थे, दूसरे पार्टी में चले जाते थे, इस कारण, ठीक है। और 2/3 के साथ अगर जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पीठासीन अधिकारी हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दल बदल के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार किसको होता है, तो अध्यक्ष और सभापति को होता है। बस पूरा डिटेल में हम लोग को जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसको। इसको बार बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, देख लेते हैं। द वोटिंग एज इन जनरल इलेक्शन वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर। 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989, बस एक ही याद रख लेना। इसके बाद देखोगे तो किस दिनांक को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, बताना है तो याद रख लेना। नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं कब? तो 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता। इसलिए एक आध सरल क्वेश्चन भी रखता हूं, क्योंकि आजकल क्वेश्चन में यही ट्रेंड चल रहा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप लोग नहीं पूछेगा ऐसा मत समझना, पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछ भी सकता है जैसा ट्रेंड चल रहा है। तो 25 जनवरी याद रख लेना। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ओके, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों?
क्योंकि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। इसी कारण 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950। ओके, चलिए देखें। आयोग के निर्णय आयुक्तों द्वारा बहुमत से लिए जाते हैं। तो 1+2 है, तो इसमें टोटल 3 लोग हैं, तो जो 2 लोग कहेंगे उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा निर्वाचन आयोग का। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार निर्वाचन की सिफारिश चुनाव आयोग द्वारा की जाती है। इस सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति या राज्यपाल चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करते हैं। तो चुनाव की अधिसूचना निर्वाचन आयोग जारी करती है, गलत हो जाएगा। एक आप याद रख लेना, निर्वाचन आयोग के सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति करेगी या राज्यपाल करेगी। याद रख लेना, राष्ट्रपति या राज्यपाल, बाकी सब काम निर्वाचन आयोग। ठीक है, अधिसूचना लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव है तो राष्ट्रपति करेगा, विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव है तो राज्यपाल करेगा। अधिसूचना कौन जारी करेगा? तो याद रख लेना, किसकी सलाह पर? निर्वाचन आयोग की सलाह पर। पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। पंचायत चुनाव, आपका नगर निकाय चुनाव, ये निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाएगा, ये आपको जान लेना है। ठीक है, भारत का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। और अभी कौन है? ज्ञानेश कुमार। याद रख लेना। ठीक है, प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। इस तरीके से आपको जानना है। जमानत राशि 1/6, वैध मतों का 1/6। ओके, इस तरीके से आपको जानना है। ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। आगे आएगा राजभाषा आयोग। इस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। देखो, हम लोग अगर क्वेश्चन तो किए ही किए, साथ ही साथ थ्योरी में क्या क्या कंप्लीट कर लिए। निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद दूसरा देखोगे तो निर्वाचन आयोग जान लिए क्या होता है, निर्वाचन आयोग कितने लोग रहते हैं, कौन शपथ दिलाता, कौन नियुक्ति करता है, कौन रिजाइन देता है, कैसे हटाते हैं। इसके बाद हम लोग देख लिए पार्टी का, है ना, पार्टी का दर्जा देख लिए। इसके बाद हम लोग देख लिए क्या जी, तो दल बदल, परिसीमन आयोग जो भी है, स्पेलिंग इधर उधर मात्रा में गलत, वो सब मत देखना। इसके बाद दल बदल देख लिए। इसके बाद आप देखोगे तो अभी क्या देख लिए, दल बदल, पार्टी, ये हो गया, निर्वाचन हो तो गया, और अन्य तथ्य देख लिए, है ना। ठीक, तो इतना अन्य और देख लिए। ठीक, तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट देखें। अब इतना थ्योरी एक ही लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो गया आपका, साथ ही साथ क्वेश्चन भी हो गया। तो इसमें और निर्वाचन आयोग में बचा क्या, हो गया ना कंप्लीट। इस तरीके से हम लोग ऐसा पढ़ रहे हैं कि इसके बाद और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, कंप्लीट तैयारी है ये। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा। तो लाइक कर देना, शेयर भी करना है सब लोग को। और अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे इससे संबंधित तो पूरा जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।